हेलो एवरीवन। सो क्लास 12th पार्ट 2 बुक, मैथ्स की पार्ट 2 बुक लास्ट ईयर फाइनल में 43 मार्क्स की आई थी। ठीक है, तो ये मैं आपको भी पढ़ा रहा हूँ। फर्स्ट 3 चैप्टर जो इंटीग्रेशन के हैं उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि उनको कैसे पढ़ना और कहाँ से पढ़ना है। तो अभी मैं आपका चैप्टर नंबर जो 10 है दैट इज वेक्टर वो पढ़ा रहा हूँ। आज इसका लास्ट लेक्चर है एनसीईआरटी से। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, लेकिन कब? जो मैथ्स में आपको 8 to 9 डेज का ब्रेक है उसमें मैं सिर्फ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा हर एक चैप्टर के। लेकिन उससे पहले आपके पास आपके एनसीईआरटी के सभी नोट्स होने चाहिए। हर एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व आपकी कॉपी पे होना चाहिए, एग्जाम्पल्स आपको आनी चाहिए, उसके बाद ही आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने चाहिए। आपका पेपर जो फाइनल है एनसीईआरटी लेवल का ही होता है, एनसीईआरटी के बियॉन्ड कुछ नहीं आता है। ठीक है, सो माय डियर स्टूडेंट्स, देखें यहां पर जो वेक्टर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, लास्ट ईयर ये 7 मार्क्स का पूछा गया था आपके बोर्ड एग्जाम में। बिल्कुल बेसिक से मैंने स्टार्ट किया था, जो बेसिक इसकी डेफिनेशन है, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटीज, फिर वर्क डन क्या होता है ना, एटसेट्रा, फिर पोजीशन वेक्टर, वेक्टर ट्राइंगल लॉ, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, सेक्शन फॉर्मूला, सब कुछ एकदम एक्सरसाइज वाइज चल रहा है। लास्ट मैंने 10.4 आपकी कंप्लीट की है। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट पे जो प्रोजेक्शन क्या होता है ये सब बताया, क्रॉस प्रोडक्ट आपको पूरा डिटेल में समझा दिया कैसे इसको इवेल्यूएट करते हैं। राइट, तो अब क्या है, मिसलेनियस एक्सरसाइज। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जो लास्ट के कुछ क्वेश्चंस हैं वो लॉन्ग आंसर 5 मार्क्स के भी पूछे गए एग्जाम में। सो प्लीज हर एक क्वेश्चन जो है मिसलेनियस का आप बना लेना। ठीक है, तो अभी हम शुरुआत करते हैं आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज ही। क्वेश्चन नंबर 1 को आप ध्यान से देखो कि क्या इसमें लिखा हुआ है, पढ़ो इसको ध्यान से, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। राइट है यूनिट वेक्टर। पहले तो एक यूनिट वेक्टर आपको बनाना है। क्या होता है यूनिट वेक्टर? जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो आपको एक यूनिट वेक्टर चाहिए एक्स वाई प्लेन में जो कि 30 डिग्री का एंगल बना रहा है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो सेम एग्जाम्पल भी है, मिसलेनियस की जो पहली वाली एग्जाम्पल है वो सेम ही है, वो इन जनरल है, यहां पर एंगल स्पेसिफिक है। तो देखिए यहां पर आप ना एक सर्कल कंसीडर करेंगे, एक्स वाई प्लेन का मतलब जेड एक्सिस की यहां पे कोई बात नहीं हो रही। दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस। ठीक है, दिस इज योर एक्स वाई प्लेन और यहां पे एक यूनिट वेक्टर है, तो इसको मैं यूनिट सर्कल मानते हुए, यूनिट सर्कल होता है जिसका रेडियस 1 होता है, तो ये रेडियस इसका 1 यूनिट है। और यहां पर कोई पॉइंट अगर मैं कंसीडर करूं तो ओ से लेकर जो पी है, ओपी वेक्टर, मुझे इसको ढूंढना है, इसको ढूंढना है। लेकिन ये एंगल कितने डिग्री का बना रहा है? यहां पर ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब इस तरफ एंगल बना रहा है, इधर भी एंगल इस तरफ बना रहा है, तो ये 30 डिग्री का एंगल। तो आपको ये पता होना चाहिए कि P के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि जब तक P के कोऑर्डिनेट्स नहीं आएंगे तो वेक्टर बनेगा नहीं। आपको पता है पॉइंट है, पॉइंट से पोजीशन वेक्टर आता है, पोजीशन वेक्टर से वेक्टर आता है। तो यहां पर तुम्हें OP जो है पोजीशन वेक्टर ही चाहिए जो कि एक यूनिट वेक्टर होगा। उसके लिए तुमको क्या करना है, आपने जो P पॉइंट यहां पे कंसीडर कर लिया, P पॉइंट जो आपने लिया है, P पॉइंट जो आपने लिया है, दिस योर P पॉइंट। यहां से अगर आप एक परपेंडिकुलर बनाते, यहां से एक परपेंडिकुलर बनाते हैं, मानो इसका नाम M हो गया, तो आप OM और ये जो PM है बस इसका वैल्यू ढूंढो, OM और PM का वैल्यू ढूंढो, OM और PM का वैल्यू ढूंढो। ठीक है, जो OM और PM का वैल्यू होगा वो तुम्हारे P के कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। तो जब कोऑर्डिनेट आ गए तो वेक्टर तो बन ही जाएगा। वो यूनिट है या नहीं है उसको अभी हम वेरीफाई कर लेंगे। तो सबसे पहले OM और PM हम कैसे ढूंढ सकते हैं? मेरे बच्चे क्लास 10th में आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखा है, तो ये एक तुम्हारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि PM आपने एक परपेंडिकुलर बनाया है, तो PMO ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें 30 डिग्री का एंगल है। तो एक बार तुम लिखो साइन 30 डिग्री। तो मेरे बच्चे साइन 30 डिग्री क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारा PM है और जो तुम्हारा हाइपोटेन्यूज है वो OP है, लेकिन उसकी लेंथ आपको 1 रखनी है क्योंकि हमने एक यूनिट सर्कल कंसीडर की है। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू बच्चे 1/2 होती है, तो PM/1। तो अगर मैं PM की बात करूं तो PM हमारा निकला 1/2। तो भाई आपका ये हाइट जो है इसकी वैल्यू आ चुकी है 1/2। इसी तरह से इसी ट्राइंगल में आप cos 30 डिग्री लगाएंगे। ठीक है, बिल्कुल फेयर कर ले आप कॉपी पे, मैं तो ऐसे कर रहा हूं यहाँ पे स्क्रीन पे, आप इसको फेयर कर ले अपनी कॉपी पे जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँ। cos 30 डिग्री की जो बेसिक डेफिनेशन है, बेस बोले तो OM, और यहाँ पर हाइपोटेन्यूज 1 यूनिट है, cos 30
होता है 1/√3/2, ठीक है। cos 30 डिग्री होता है √3/2, √3/2, तो ये आ गया OM। तो व्हाट इज OM का वैल्यू सर √3/2, तो ये तुम्हारे पास OM आ गया। तो जब OM आ गया वो x कोऑर्डिनेट हो गया इस P पॉइंट का, दिस इज √3/2, और जो आपका PM है ये y कोऑर्डिनेट हो गया उसी पॉइंट का, दैट इज 1/2। तो ये जो P के कोऑर्डिनेट्स आए हैं, अब इसकी मदद से तुम इस वेक्टर को बना सकते हो, तो तुम्हारे पास आएगा √3i + 1/2 जी, दैट्स ऑल। दिस इज योर रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर। अब ये यूनिट है या नहीं तो आप इसका मैग्नीट्यूड करके आप देख लो। तो जैसे तुम इसका मैग्नीट्यूड करोगे √3/2 का स्क्वायर करोगे 3/4, 1/2 का स्क्वायर करोगे 1/4, सिंप्लीफाई करोगे तो 1 आएगा। तो यहां से साबित भी हो जाएगा एक यूनिट वेक्टर है, दैट्स ऑल। सेम मिसलेनियस की फर्स्ट एग्जाम्पल है, उसको भी कर लेना, बिल्कुल सेम है। वहां पर 30 डिग्री नहीं है, वहां पे थीटा लिखा हुआ, तो बस आपको थीटा लेके चलना है, वो कॉस और साइन में निकलेगा ये यूनिट वेक्टर, दैट्स ऑल। आई होप इट इज क्लियर। प्लीज इसके फेयर नोट्स बना लेना, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द स्केलर कंपोनेंट्स। बच्चे स्केलर कंपोनेंट्स को हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी बोलते हैं, याद रखना। कई बार रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लिखा होता है, बच्चों को पता नहीं होता कि स्केलर कंपोनेंट्स का ही दूसरा नाम क्या है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो आपको स्केलर कंपोनेंट्स और मैग्नीट्यूड निकालना है एक ऐसे वेक्टर का जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके आता है। अगर आप स्टार्टिंग से मेरे साथ वेक्टर पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि पॉइंट से वेक्टर कैसे बनता है, आप फटाक से इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स हैं, यहां से तुम्हें पोजीशन वेक्टर बनाना है, पहले OP इनके साथ IJ के लगा देना, फिर तुम्हें OQ बनाना है, इनके साथ IJ के लगा दो, फिर तुम्हें PQ वेक्टर बना लेना है। PQ वेक्टर क्या होता है, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। फॉर्मूला कहां से बना, ट्राइंगल लॉ से, स्टार्टिंग में आपको समझाया था। तो PQ जो वेक्टर है वो OQ माइनस OP से तुम्हें जो वेक्टर मिलेगा उसके जो IJ के कोफिशिएंट होंगे, IJ के जो कोफिशिएंट होंगे, कोफिशिएंट IJ के इंक्लूड मत करना, IJ के जो कोफिशिएंट होंगे वो इसके स्केलर कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है। जैसे यहां बता दूं कि जब मैं PQ बनाऊंगा तो x2 माइनस x1 क्या होगा, x2 माइनस x1, ये पहला कंपोनेंट होएगा। फिर दूसरा आएगा y2 माइनस y1 और तीसरा आएगा z2 माइनस z1, दैट्स ऑल। ऐसे इनको कोऑर्डिनेट्स फॉर्म में लिख के छोड़ देना, ये स्केलर कंपोनेंट्स है। बाकी रही मैग्नीट्यूड की बात है, आपको पता है जब कोई वेक्टर बन जाता है तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, IJ के जो कोफिशिएंट होंगे उनका स्क्वायर सम, अभी हमने किया। मैग्नीट्यूड ऑफ कोर्स आपको आता होगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत प्यारा क्वेश्चन और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से समझो, डायग्राम से इसको मैं समझाता हूं, डायग्राम बनानी ही पड़ेगी हमें। अ गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट। देखो ये डायरेक्शन जब आपको दे रखी हैं तो तुम्हें डायग्राम की हेल्प लेने, ठीक। तो इसको मैं ईस्ट रख लेता हूं, ये वेस्ट हो गया, ऊपर नॉर्थ आ गया, यहां पे साउथ आ गया, ऐसे डायरेक्शन बना लेनी है। अब ये गर्ल किस तरफ जा रही है, गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट। तो भैया ये 4 किलोमीटर इस तरफ आई, मानो ये पॉइंट है A, ये 4 किलोमीटर है टोटल, ठीक है, ये 4 किलोमीटर। देन शी वॉक्स 3 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ एंड स्टॉप्स। अब इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है कि 30 डिग्री कहां से ले। तो अगर आपने मेरी फर्स्ट एक्सरसाइज या वो सेकंड एक्सरसाइज वो अच्छे से कर रखी है तो उसमें भी ये डायरेक्शन मैंने आपको अच्छे से समझाई कि कैसे सोचना होता है। एक बार में समझ में आए तो पहले तो 2-3 बार इसको पढ़ो अगर समझ में आ रहा। 30 डिग्री ईस्ट, अब आपको इस पॉइंट से, इस ए पॉइंट से ईस्ट की तरफ जाना है, ईस्ट की तरफ। अब ईस्ट कहां है, ईस्ट कहां है, ईस्ट कहां है, यहां पर, यानी इधर से अब तुम्हें ईस्ट की तरफ जाना है, लेकिन बिल्कुल 180 पे मत चले जाना, 30 डिग्री पे जाना है। तो तुम्हें हल्का से इधर होना है 30 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है। और ईस्ट किसका, नॉर्थ का, नॉर्थ का ईस्ट। तो यहां पर ये नॉर्थ की डायरेक्शन बना लो, ये नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है, ये नॉर्थ की डायरेक्शन है। तो ये वाला एंगल जो है वो 30 डिग्री आएगा। तो इसे बोलेंगे हम 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, की नॉर्थ का जो ईस्ट है 30 डिग्री वहां तक जाइए आप। तो ये पॉइंट आप B मान लो। तो गर्ल यहां पे रुक गई, ठीक है। शी वॉक्स 3 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है टोटल जो चली, ईस्ट ऑफ नॉर्थ एंड देन स्टॉप्स। डिटरमाइन द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट। तो भाई गर्ल यहां से स्टार्ट हुई थी, मानो इसका नाम है O, तो O से B तक का तुम्हें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, यानी इसको एक पोजीशन वेक्टर में तुम्हें कन्वर्ट करना होगा। बहुत सिंपल है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। देखिए यहां पर जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने करवाया बिल्कुल ये वैसा ही है। आपको बस यहां पे जो B पॉइंट यहां पे गर्ल रुकी है उसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए, X कोऑर्डिनेट एंड Y कोऑर्डिनेट।
एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट के लिए तुम्हें यहां से परपेंडिकुलर खींचना पड़ेगा, खींच दिया परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर आ गया, यहां पर एक एम पॉइंट आ गया, तो तुम्हें ओ एम चाहिए, मानो इसका नाम है एक्स रख लेता हूं, तुम्हें ये एक्स की वैल्यू चाहिए और ये जो बी एम है इसकी मैं हाइट वाई रख लेता हूं, तो तुम्हें एक वाई की वैल्यू चाहिए। तो एक्स और वाई जब तुम्हारे पास आएगा फिर तुम ओबी को बना पाओगे पोजीशन वेक्टर को, वही डिस्प्लेसमेंट होगी। आता है समझ? तो एक्स और वाई को तुम्हें ढूंढना है, तो उसके लिए परपेंडिकुलर हमने खींच दिया, आपने लिखना है एग्जाम में, ड्रॉ परपेंडिकुलर बी एम ऑन एओ फ्रॉम बी, ठीक है। और ये एंगल ऑलरेडी 30 डिग्री का है, तो अगर इसके बगल वाला देखूं तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। तो यहां पर जो राइट ट्राइंगल तुम्हें दिख रही है, यहां पे जो राइट ट्राइंगल दिख रही है बी एम ए, कौन सी ट्राइंगल, बी एम ए, ये 60 डिग्री वाली, इसमें तुम साइन और कॉस का रिलेशन लगाओ, साइन और कॉस का रिलेशन लगाओ तो दोनों कोऑर्डिनेट्स तुम्हारे पास आ जाएंगे, क्योंकि ये तो 3 किलोमीटर है और ये 4 माइनस एक्स हो जाएगा। अब देखिए मैं करके बताता हूं। सबसे पहले मैं यहां पे लिखूंगा साइन, साइन, ठीक है, एंगल लेना 60 डिग्री। अब 60 डिग्री परपेंडिकुलर तुम्हारा वाई है और हाइपोटेन्यूज तुम्हारा 3 किलोमीटर है, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज 3 किलोमीटर चली थी। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, इट इज y/3, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, y की वैल्यू आ गई 3√3/2। तो भाई साहब ये हाइट तुमने निकाल ली। अब तुम्हें निकालना है ओ एम का वैल्यू, तो उसके लिए पहले ए एम को ढूंढना पड़ेगा, या फिर डायरेक्ट एक्स भी आ जाएगा, मैंने उसको एक्स सेलेक्ट किया हुआ है, बट हमें ट्राइंगल तो यही लेनी है जो हमने रखी है 60 डिग्री वाली। तो cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री बेस इसका ए एम आ जाएगा और हाइपोटेन्यूज इसका 3 है। cos 60 डिग्री की वैल्यू आपको पता है 1/2 होती है। और ए एम को अगर आप देखें, ए एम, ये वाला ए एम टोटल था 4, इसको मैंने x माना हुआ, तो ए एम कितना बचा, ए एम बचा 4 माइनस एक्स डिवाइड बाई 3। यहां से x निकालो, जो x निकलेगा वो ओ एम ही होगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 8 माइनस 2x, 2x इधर आ गया, 8 में से 3 गया 5, x आ गया 5/2। तो जो तुम्हारे b के कोऑर्डिनेट्स हैं वो तुमने निकालनी है। अब जो b के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं तुम्हारे OM, लेकिन ये नेगेटिव साइड है, इस डायरेक्शन में नेगेटिव साइड है, तो तुम्हें इसको लेना है -5/2। और जो हाइट है ये पॉजिटिव साइड ही है, y की वैल्यू वो तुम्हें लेनी है पॉजिटिव ही 3√3/2, दैट्स ऑल। अब अगर b के कोऑर्डिनेट्स तुम निकाल जाते हो तो पोजीशन वेक्टर बन गया, ठीक है। वो पोजीशन वेक्टर बनाओ, बाद में उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल दो, लेंथ भी निकल जाएगी, मैग्नीट्यूड भी निकल जाएगा। डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो डिस्प्लेसमेंट ओबी वेक्टर से डिनोट की जाएगी, -5/2i प्लस 3√3/2 जी, दैट्स ऑल, दिस इज योर आंसर। बाद में इसका मैग्नीट्यूड निकालो, टोटल लेंथ भी आ जाएगी कितना वो चली थी स्टार्टिंग से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 लॉजिकल है, बहुत प्यारा है। कह रहा है अगर कोई वेक्टर को हम लिख पा रहे हैं, अगर हम किसी वेक्टर को लिख पा रहे हैं सम ऑफ 2 वेक्टर्स, ठीक है, तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू होगी उसके लिए। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये वेक्टर की फॉर्म में और ये मैग्नीट्यूड निकाला हुआ है, कि एक ऐसा वेक्टर जो 2 वेक्टर का सम है, क्या मैग्नीट्यूड में भी वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड दोनों वेक्टर के अलग अलग मैग्नीट्यूड के सम के बराबर होता है, ये जस्टिफाई करना है। वैसे तो ये ट्रू नहीं है, वो कैसे साबित करेंगे। आप एक वेक्टर लो जो 2 वेक्टर का सम हो, मैं यहां बना के दे देता हूं। जैसे मानो ए वेक्टर है, जस्ट अ मिनट, कोई एक वेक्टर मैं यहां पे लेता हूं, लेट दिस इज 5i प्लस 10j एंड लेट इट बी 7k। ये कोई वेक्टर है, इसको मैं 2 वेक्टर में ब्रेक कर देता हूं, ठीक। अब इसको मैंने ब्रेक कर दिया, मानो ये 3i, इसको मैं 7j लिख लेता हूँ, इसको मैं 6k लिख लेता हूँ। और जैसे कि मैं ब्रेक कर रहा हूँ, आप समझ पा रहे मैंने क्या किया, 5 की जगह मैंने भी 3 लिखा है, तो अभी 2 बचा है, तो यहाँ पे मैं 2i लिख दूंगा। देखो 3 और 2 5 हो गया ना, ऐसे बनाना है। 10 का मैं 7 लिख चुका हूँ, 3 बचा, तो यहाँ पे 3j हो जाएगा। यहाँ पर 7 है, यहाँ पे मैं 6 लिख चुका हूँ, तो प्लस k हो जाएगा, ठीक। तो आप देख रहे हैं कि ये कोई वेक्टर है, इसका नाम a रख लो, ये कोई वेक्टर है, इसका नाम b रख लो, और ये कोई वेक्टर है, इसका नाम c रख लो। तो आप देख रहे हैं कि जो a वेक्टर है सम ऑफ b एंड c, यानी ये कंडीशन मैंने बना दी। तो आपको ये बता रहा है कि ये बराबर है या नहीं। तो पहले तो नो है, ये बराबर नहीं होंगे। जस्टिफाई के लिए एग्जाम्पल आपको देनी है। अब आपको इसके बाद क्या करना है, इस a वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल देना है, दैट यू नो हाउ वी कैन डू। फिर इस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल देना, फिर इस c वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल देना, ठीक है। अलग अलग इन तीनों का मैग्नीट्यूड निकालो, फिर b और c का जो मैग्नीट्यूड आएगा उनको प्लस करो, वो a के बराबर नहीं आएगा, ठीक है। आप कोई भी एग्जाम्पल लो वो नहीं आएगा। तो आप देखेंगे
कि इट इज नॉट ट्रू, जस्टिफाई में एग्जाम्पल डाल दी, दैट्स ऑल, बस इतना ही करना है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच दिस इज यूनिट वेक्टर। भाई साहब ये यूनिट वेक्टर है तो कह रहा है एक्स की वैल्यू क्या होगी। अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ 1, तो इसका मैग्नीट्यूड ही निकालना है, 1 के को लेके चलना है, वहां से तुम्हारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, आई जे के जो कोफिशिएंट होते हैं, यहाँ पे x लगा हुआ, x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर जे के, और k के कोफिशिएंट का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बिकॉज इट इज यूनिट वेक्टर। तो ये आ गया अंडर रूट 3x स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक। तो यहाँ पर तुम्हारे पास बना स्क्वेयरिंग करने से 3x स्क्वायर इक्वल टू 1, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3, x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 1/3, दैट्स ऑल। तो इस तरह से क्वेश्चन बनाना है, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत मस्त है। इन क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5। ये पहले भी मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में कराया था, सेकंड एक्सरसाइज में शायद, कि किसी वेक्टर को ढूंढना है जिसका मैग्नीट्यूड 5 है। तो यूनिट वेक्टर को ढूंढने का क्या फॉर्मूला है, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। लेकिन अगर वेक्टर ढूंढना है तो पहले यूनिट वेक्टर ढूंढना पड़ेगा। पहले यूनिट वेक्टर ढूंढना है, जो यूनिट वेक्टर तुम ढूंढोगे उसके साथ 5 इंटू कर देना, यानी उसका मैग्नीट्यूड इंटू कर देना, वो वेक्टर बन जाएगा, ठीक है, रिक्वायर्ड वेक्टर। सबसे पहले आप ये देखें कि जो आपको वेक्टर ढूंढना है उसकी कंडीशन क्या है। कंडीशन है पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर। अब रिजल्टेंट का क्या मतलब हो गया, यार इन दोनों को प्लस कर दो, दैट्स ऑल। सबसे पहले तो तुम इसको सी वेक्टर मान लो, इन दोनों को प्लस कर दो, इन दोनों को प्लस कर दो, 2 और 1 3, 3i, फिर इनको प्लस कर दो, 3j -2 प्लस ये हो जाएगा, और फिर इनको प्लस कर दो -k, और ये 0 हो जाएगा, k लिखने की जरूरत है। इस सी वेक्टर के पैरेलल में एक वेक्टर ढूंढना है, इस सी वेक्टर के पैरेलल में एक वेक्टर ढूंढना है। तो भाई बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। पहले सी वेक्टर का यूनिट वेक्टर बना दो, 3i प्लस ये यूनिट वेक्टर आपको पता है, इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना। तो मैग्नीट्यूड इसका क्या है, 3 का स्क्वायर 9, 1, ये हो गया √10। तो 3/√10, 1/√10। ये मैंने यूनिट वेक्टर ढूंढ लिया। अब आपका जो रिक्वायर्ड वेक्टर है वो क्या होगा, इस यूनिट वेक्टर के साथ ये 5 इंटू कर देना है उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो बस ये 5 इंटू करेंगे तो 5 3 15 अपॉन √10 प्लस 5/√10g, दैट्स ऑल। दिस इज योर रिक्वायर्ड वेक्टर। पहले यूनिट बनाना है, फिर मैग्नीट्यूड इंटू कर देना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड अ यूनिट वेक्टर। ये बहुत सिंपल है, 7th क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आपको एक यूनिट वेक्टर निकालना है। क्या फॉर्मूला यूनिट वेक्टर का भी बताया, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो पहले वेक्टर कहां पर है, इसके अलोंग आपको यूनिट वेक्टर चाहिए, इसके अलोंग, इसके पैरेलल आपको यूनिट वेक्टर चाहिए। तो भाई साहब पहले इसको आपको ढूंढना पड़ेगा, मानो इसका नाम पी तुम रख लोगे, तो ये पी वेक्टर तुम्हें पहले बनाना है, ठीक है। कुछ नहीं है, ABC दिया हुआ है, बस यहाँ वैल्यू डाल दो तो एक सिंगल वेक्टर आ जाएगा जिसका नाम आपने पी रख लिया। तो फिर पी यूनिट वेक्टर कैसे बनेगा, ये वेक्टर नीचे उसको उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना। आई होप यू कैन डू दिस क्वेश्चन, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 8, शो दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। देखो कोलिनियर के लिए ऑलरेडी हम सेकंड एक्सरसाइज में और फर्स्ट एक्सरसाइज में कोलिनियर को अच्छे से समझ चुके हैं। तो यहां पर तुम्हें कोलिनियर करने के लिए 3 पॉइंट्स को सिंपली वहां से 2 वेक्टर बनाओ, ठीक है। देखो 2 वेक्टर बनाएंगे, 2 वेक्टर बनाएंगे, और ये बार बार बोला पॉइंट्स हैं, पॉइंट से पोजीशन वेक्टर बनता है, पोजीशन वेक्टर से वेक्टर बनता है, वो सब तुम्हें लिखना पड़ेगा, ऑलरेडी मैंने वो सिखाया हुआ है। तो तुम 2 वेक्टर कोई बना लो, मानो एक AB वेक्टर बना लो, दूसरा तुम BC वेक्टर बना लो। जो ये 2 वेक्टर बनेंगे ना, अगर इनके कोफिशिएंट प्रोपोर्शनल आ रहे हैं, यानी जो इनकी डायरेक्शन रेशियोज हैं वो अगर प्रोपोर्शनल आ रही हैं, तो ये कोलिनियर होंगे। यानी एक वेक्टर दूसरे के इक्वल आ रहा है सम लैम्डा टाइम, तो ये होंगे क्या, कोलिनियर। तो मेरे बच्चे AB और BC वेक्टर तुम बना रहे हो, तो कैसे बनेगा AB वेक्टर, OB माइनस OA। तो 5 में से 1 गया 4, उसमें 0 में से -2 गया +2, फिर -2 में से -8 प्लस ये हो गया 6। तो ये तुम्हारा AB आ गया। फिर तुम्हारा BC वेक्टर बना दो। अब BC वेक्टर कैसे बनेगा, ये B है और ये C है, कैसे बनेगा, 11 में से 5 गया 6, ये 3 में से ये आ गया 0, 3 - 0 प्लस 3j, फिर 7 में से -2 + 2 9k, दैट्स ऑल। ये तुम्हारा BC वेक्टर, ये तुम्हारा AB वेक्टर बना दिया। अब इनके कोफिशिएंट देख लो, प्रोपोर्शनल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो भैया ये 4 है, ये 6 है, 4/6, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया 6, ये आ गया 9, ठीक है। ये आई के कोफिशिएंट ये कि क्या बराबर आ रही है, इसको काटो 2/3, ये तो पहले से कटा हुआ है 2/3, इसको काटो 3 से 2/3, आगे ना प्रोपोर्शनल। तो हैंस दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, और इनमें एक B पॉइंट कॉमन भी है, AB BC, तो B इज कॉमन, कोलिनियर। बस कोलिनियर को ऐसे ही करना है, डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन और पूछ लिए
इसमें एक क्वेश्चन और पूछ लिया कि यहाँ पे तुम्हें फाइंड द रेशियो इन विच बी डिवाइड्स ए सी। अब तुम ऐसा करो, यहाँ पे लगाओ सेक्शन फॉर्मूला, रेशियो ढूंढना ना, तो तुम सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे। यहाँ पे तुम रख लो बी का, बोले ना, यहाँ पे ए रख लो, यहाँ पे सी रख लो, यहाँ पे बी रख लो। तो बी का रेशियो निकालना है, ये आ गया K:1। तो क्लास 10th में 11th में जो तुमने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा है बस वो पढ़ लो, ठीक है, और वो अप्लाई कर दो यहाँ पर, सिंपल। तो जो बी के कोऑर्डिनेट्स आएंगे वहां से तुम पोजीशन वेक्टर उसका बना सकते हो आई जे के लगाकर। वैसे बनाना नहीं, सिर्फ कोऑर्डिनेट्स ढूंढने, बी तो दिए ही हुआ है। तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 5 0 -2। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1 -2 -8। सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 11 3 एंड 7। तो बताइए सेक्शन फॉर्मूला कैसे आप अप्लाई करते थे, बोलो सेक्शन फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते थे। ये वाई से मल्टीप्लाई होता था, ये से मल्टीप्लाई होता था, तो बी के कोऑर्डिनेट्स आते थे। सेक्शन फॉर्मूला से बी के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहा हूँ। दिस इज 11K, दिस इज 11K एंड दिस इज 1 इंटू दिस 1 इज +1 डिवाइड बाई K+1। रेशियो का पता नहीं, अभी K+1 लेके चलेगी। ये आ गया आपका 3K फिर -2 डिवाइड बाई K+1। उसके बाद ये कितना लिखा है मैंने, कहाँ गया, 7, ये 7 है, इट इज 7K और यहाँ पर -8, नीचे रेशियो का सम K+1, दैट्स ऑल। ये जो बी के कोऑर्डिनेट्स आएंगे, इन बी के कोऑर्डिनेट्स को आपने इनके साथ कंपेयर करना है, बी के कोऑर्डिनेट्स के साथ। यानी ये पहला वाला 5K को लेना है, दूसरा वाला 0K को लेना है, तीसरा वाला -2K को लेना है। तीनों से K की वैल्यू सेम निकलेगी, जो K की वैल्यू होगी वो सेम होनी चाहिए, वही रिक्वायर्ड रेशियो होगी, ठीक। आई होप 12th क्लास में तो इतना तो समझती हो सेक्शन फॉर्मूला में क्या आगे बनाना है। क्वेश्चन नंबर 9, अगेन सेक्शन फॉर्मूला, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट R। यहां पर पोजीशन वेक्टर तुम्हें ढूंढना है और रेशियो आपको दे रखी है 1:2, लेकिन जो है एक्सटर्नली डिवीजन है। तो एक्सटर्नली का मैंने आपको समझा रखा है, सेक्शन फॉर्मूला जब समझाया था। एक्सटर्नली में प्लस की जगह आपको माइनस लिखना है फॉर्मूले में, ठीक है, बाहर की तरफ होता है वो पॉइंट। तो मेरे बच्चे यहाँ पे तुम्हारा ये पॉइंट क्या है, P, और ये पॉइंट क्या है, Q। ये P का पोजीशन वेक्टर है, ये Q का पोजीशन वेक्टर है। तो तुम्हें R का पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ सेक्शन फॉर्मूले से R का पोजीशन वेक्टर, रेशो है 2:1। रेशो क्या है, 2:1, ठीक है, 2:1 रेशो। तो मेरे प्यारे दुलारे बच्चे, ये 2 इससे इंटू होगा, तो ये बन जाएगा 2A-, बिल्कुल इंटरनली जैसे करना है, ठीक है। जैसे आप लाइन सीक्वेंस बनाओगे, ये 2:1 है, यहाँ इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, यहाँ इसके पोजीशन वेक्टर है, इसको इससे इंटू करना है, इसको इससे इंटू, बस वैसे ही करना है। तो मैं 2 को इससे इंटू कर रहा हूँ ना, ये अगर 2 से इंटू कर दिया। अब 1 को तुमको इससे इंटू करना है, बीच में माइनस रहेगा, फॉर्मूले का याद रखना, क्योंकि एक्सटर्नली का केस है, बीच में माइनस रहेगा। 1 को इससे इंटू कर देना, तो सेम ही आ जाएगा 2A + B, दैट्स ऑल। और नीचे 2 - 1, प्लस मत करना क्योंकि एक्सटर्नली का केस कर रहे हो, एक्सटर्नली में बीच में माइनस होता है। बस इसको सिंप्लीफाई करोगे, तुम्हारे पास R के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, सिंपल। कोऑर्डिनेट्स नहीं मतलब पोजीशन वेक्टर आ जाएगा, कुछ इसी तरह से कुछ निकल के सामने आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करना है बस आप। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है, आल्सो शो दैट P इज अ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट RQ। R जो आएगा, ठीक है, R जो आएगा और Q तुम्हें दिया हुआ है, R तुम निकालोगे, Q तुम्हें दिया हुआ है, फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देना, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना। इसका पोजीशन वेक्टर R का, Q का पोजीशन वेक्टर, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना। जो भी पोजीशन वेक्टर आएगा वो P के पोजीशन वेक्टर के बराबर आना चाहिए, P के पोजीशन वेक्टर के बराबर, यानी ये आएगा। तो अगर R है तो प्रूव हो जाएगा कि P इज मिड पॉइंट ऑफ दिस RQ, ठीक है। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना बेसिक। नेक्स्ट माय डियर, क्वेश्चन नंबर 10th, द टू एडजेसेंट साइड्स of a parallelogram this and this, find a unit vector parallel to its diagonal, also find its area। सबसे पहले अगर एरिया की बात करें तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम आपको क्या सिखाया गया है कि अगर उसकी एडजेसेंट्स दे रखी हैं, मानो ये A वेक्टर से डिनोट किया है इसको B से, तो एरिया का फॉर्मूला है A क्रॉस B करना है और उसका मैग्नीट्यूड कर देना है, सिंपल। डायगोनल के केस में हो, अगर डायगोनल्स गिवन हो एज ए वेक्टर तो सेम ही चीज करनी है, 1/2 बगल में लगाना है। लेकिन जब साइड्स है एडजेसेंट साइड्स तो 1/2 बगल में नहीं लगाना एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में। सेकंड, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू डायगोनल, यूनिट का फॉर्मूला तो आता ही है, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, लेकिन डायगोनल के पैरेलल में निकालना है तो पहले तुम्हें डायगोनल बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ आपको सिखा रखा है।
तो मेरे बच्चे आपने जो एडजेसेंट साइड्स हैं इनको प्लस करना है। जब एडजेसेंट साइड्स को तुम प्लस करोगे, जो तुम्हारे पास रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो डायगोनल ही होगा, दैट यू नो। बस इसके लॉन्ग फिर यूनिट वेक्टर निकाल देना, ठीक है। बस प्लस करके यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर देना इस डी को। क्वेश्चन नंबर 11th, वेरी इंटरेस्टिंग। शो दैट डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर इक्वली इंक्लाइन टू ओ एक्स ओ वाई ओ जेड आर दिस एंड दिस। देखो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होती है आपको सिखा रखा है। यूनिट वेक्टर के कोफिशिएंट्स को डायरेक्शन कोसाइंस आप बोलते हो। एंड एक वेक्टर है जो इक्वली इंक्लाइंड है, उसकी डायरेक्शन कोसाइंस ही होती है। देखो मेरी बात सुनो, इक्वली इंक्लाइंड का मतलब जो डायरेक्शन एंगल्स आपको सिखाए गए हैं अल्फा बीटा गामा वो तीनों सेम है, यानी जो अल्फा है जो बीटा है जो गामा ये तीनों सेम है। तो बताइए उस वेक्टर की डायरेक्शन कोसाइंस ये होंगी। मेरे बच्चे कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो इस नोट को कभी मत भूलिएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये इन जनरल हमेशा 1 के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहां पर बात चल रही है कि ये तीनों इक्वल है, तो जब तीनों इक्वल है तो इन तीनों को एंगल को मानो थीटा ले लेता हूं, तो यहां पर रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 3 टाइम कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर थीटा तुम्हारा आ गया 1/3, कॉस थीटा आ गया तुम्हारा प्लस माइनस 1/√3, दैट्स ऑल। तो आ गई वही डायरेक्शन कोसाइंस 1/√3, सबकी सेम होगी, थीटा सेम है सबका, बस ऐसे ही करना इतना सही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 काफी इंटरेस्टिंग है, बोर्ड एग्जाम में आ रखा है, ध्यान से इसको समझो क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। मेरे बच्चे यहां पे आपको एक वेक्टर ए दे रखा है, दूसरा वेक्टर तुम्हें बी दे रखा है और तीसरा वेक्टर तुम्हें सी दे रखा है। तीन तीन वेक्टर तुम्हें दे रखे हैं और चौथा वेक्टर तुम्हें निकालना है जिसका नाम है वेक्टर डी। लेकिन इस वेक्टर डी की कंडीशन क्या है, जो परपेंडिकुलर है ए और बी के साथ। वैसे अगर हमें सिर्फ परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना हो तो आपको सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट ही करना होता है। क्रॉस प्रोडक्ट से जो हमें वेक्टर मिलता है वो परपेंडिकुलर होता है उन वेक्टर्स के साथ जिनका आप क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो, तो सिंपली तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट ही करना होता है। लेकिन यहां पर जो तुम्हारा जो डी वेक्टर है वो ए और बी के साथ परपेंडिकुलर तो होना ही चाहिए, बट उसका सी के साथ जो डॉट है वो 15 आना चाहिए। तो उसके लिए तुम क्रॉस प्रोडक्ट तो करोगे, ए क्रॉस बी तो करोगे, तो परपेंडिकुलर तो तुम्हें मिलेगा, लेकिन वो परपेंडिकुलर वेक्टर इसके साथ डॉट 15 देगा कि नहीं देगा ये कंफ्यूजन होती। इसलिए कुछ नहीं करना, क्रॉस प्रोडक्ट के साथ लैम्डा साथ में रखो, वो लैम्डा को तुम्हें ढूंढना पड़ेगा, फिर तुम्हारा डी क्लियर होगा। अब सुनिए कैसे आप क्या करेंगे, डी वेक्टर को तुम लिखोगे लैम्डा टाइम ए क्रॉस बी, ये याद रखिए, ठीक है। जो तुम्हें वेक्टर डी ढूंढना है वो ए और बी के साथ परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये है वो रिक्वायर्ड वेक्टर। आई होप तुम क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हो, डिटरमिनेंट बना के करना है। आई जे के यहां पे लिखने तुम्हें ए के कोफिशिएंट 1 4 2, फिर तुम्हें लिखने बी के कोफिशिएंट 3 -2 7 और इसका क्रॉस कर देना, लैम्डा साथ में रहेगा। देखो यहां पे आ गया आई तुम्हारा, रो गया कॉलम गया, ये हो गया 28 और प्लस कितना 4, ये हो गया 32। फिर तुम्हें लिखना है माइनस जे, रो गया कॉलम गया 7 और 6, 7 में से 6 गए 1, ये ऐसे रहेगा, प्लस के लिखना है, फिर तुम्हारा ये रो गया कॉलम गया -2 -12 -14, ठीक। तो दिस इज योर डी वेक्टर। लेकिन लैम्डा का प्रॉब्लम है, ये लैम्डा जो बाहर आ रखा है इस लैम्डा की वैल्यू आपको चाहिए। अब ये लैम्डा इस कंडीशन से निकालना है। अब ये जो वेक्टर है ये सी के साथ डॉट 15 लेना है, तो ये आपने लिखना है सी डॉट डी इज इक्वल टू 15 और सी वेक्टर का इसके साथ डॉट कर देना है। ये है तुम्हारा सी वेक्टर, इसका इसके साथ डॉट कर दीजिए, आई का कोएफिशिएंट आई के साथ इंटू करना है, ये 2 है, ये है 32, तो ये आएगा 64 लैम्डा, ठीक है 64 लैम्डा, और ये माइनस आई और ये है माइनस जे, तो ये जाएगा प्लस लैम्डा, उसका ये है -14, ये है 4, तो 14 56 हो जाएगा, ये कितना माइनस का 56 लैम्डा इज इक्वल टू नॉट 0 15, ठीक। तो मेरे प्यारे दुलारे बच्चे सी का डी के साथ मैंने डॉट कर दिया, इज इक्वल टू 15 दे रखा है, 15 के इक्वल लेके चलना है, कल को ये चेंज भी कर सकते हैं, बस वही नंबर रखना है। इसको सिंप्लीफाई करो तुम्हें लैम्डा मिलेगा, जो तुम्हें लैम्डा की वैल्यू मिलेगी वो इस इधर डाल देनी, दैट्स ऑल। तो वही तुम्हारा डी वेक्टर होगा। आई होप आगे तुम कर सकते हो। नेक्स्ट माय डियर, क्वेश्चन नंबर 13, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द स्केलर प्रोडक्ट, जिसे आप डॉट प्रोडक्ट भी कहते हो, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दिस वेक्टर विद द यूनिट वेक्टर
विद द यूनिट वेक्टर, यानी इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है कि यूनिट वेक्टर के साथ। अब वो यूनिट वेक्टर कैसा है, कहां है, अलोंग द सम ऑफ दिस एंड इज इक्वल टू 1। ध्यान से समझिए, ये वाला जो वेक्टर है इसका कुछ मैं नाम रख लेता हूं, मानो ए है, ठीक है। इसका डॉट करना है किसी यूनिट वेक्टर के साथ। अब वो यूनिट वेक्टर मुझे पता नहीं है, उसका नाम है पी कैप रख लेता हूं। तो ये जो ए वेक्टर और जो यूनिट वेक्टर है, इन दोनों का जो डॉट करोगे तुम, वो 1 के इक्वल है, वो 1 के इक्वल है। ये कहानी पूरी यही लिखी हुई है, ये वेक्टर और यूनिट वेक्टर का जो डॉट है वो 1 के इक्वल है। लेकिन जो यूनिट वेक्टर है इसको ढूंढना कैसे तुमको, ये यूनिट वेक्टर है अलोंग द सम ऑफ दिस एंड दिस, यानी इन दोनों को पहले प्लस करना है, तुम्हें एक वेक्टर मिलेगा, मानो उसका नाम पी रख लेंगे, फिर उस पी को हम यूनिट बनाएंगे। तो यूनिट भी ढूंढना है, लैम्डा की वैल्यू भी निकालनी है। तो देखिए यहां पर किस तरह से क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहले मैं पी वेक्टर बनाऊंगा जो इन दोनों का सम होगा, फिर उसके बाद यूनिट वेक्टर में इसको चेंज कर ले। तो जब मैं इनको प्लस करूंगा तो कैसे आएगा, 2 प्लस लैम्डा आई बाहर, इसको और इसको प्लस करेंगे 6j, इसको और इसको प्लस करेंगे -2k, ये हो गया पी। इसको कर देना यूनिट वेक्टर में चेंज, 2 लैम्डा यहां पे आई, 6j -2k डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड आएगा तुम्हारे पास 2 लैम्डा का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4। इज इट क्लियर। ये जो वेक्टर तुम्हें मिला ये यूनिट वेक्टर हो गया। अब इस यूनिट वेक्टर का तुम्हें डॉट करना है, किसके साथ, इस ए के साथ, और वो 1 के इक्वल लेके चलना है। तो ये तुमने ए वेक्टर डॉट यूनिट वेक्टर 1 के इक्वल ले रखा है, तो मैं ए का पी के साथ डॉट कर रहा हूं। ए के कोफिशिएंट देखें आई जे के, सभी के 1 1 है, तो क्या ही फर्क पड़ेगा, 1 पहले इससे इनटू होगा, फिर 1 इससे इनटू होगा, फिर 1 इससे इनटू, यानी यही चीज आ जाएगी। तो आई जे के हट जाएगा, यानी 2 प्लस लैम्डा डॉट इसके साथ कर रहे हैं तो ये 1 ऐसे रहेगा, 6 इंटू 1 ऐसे रहेगा, -2 ये -2 है, -2 इंटू 1 सेम रहेगा, हो गया डॉट। लेकिन नीचे वाले टर्म को मत भूलिएगा, ये यूनिट वेक्टर है, तो इसका स्क्वायर ओपन कर लीजिए, a² प्लस b² प्लस 2ab, ये 40 इज इक्वल टू 1। मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे, आगे आपने इस चीज़ को सिंप्लीफाई करना है, तो मैं लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। ऊपर आप सिंप्लीफिकेशन देख ही रहे हैं, 2 से 2 कटा, 6 प्लस लैम्डा बचा हुआ है, इस टर्म को उधर ले जाओ और उसके बाद स्केयरिंग कर दो, रूट लैम्डा का स्केयर 4 लैम्डा 34 और 4, ये हो गया 38। इसको स्केयरिंग करना, पूरा सिंप्लीफाई करना, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। दिस योर रिक्वायर्ड आंसर, आगे तुमको ये करना ही करना है। मेरे प्यारे दुलारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 14 इस क्वेश्चन में गलत है ये, ठीक है, इट इज रॉन्ग, मतलब यहाँ प्रिंटिंग प्रॉब्लम है। उस पिछले क्वेश्चन का ये वाला पार्ट यहाँ पे आ गया, ये नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा इक्वली इंक्लाइन टू a प्लस बी एंड सी। ये बहुत बेसिक है, दैट यू कैन डू, फिर भी नहीं हुआ मुझे बताना। आगे वाले क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, क्योंकि जितना मैंने ये चैप्टर पढ़ाया ना, अगर अच्छे से किया है, नॉलेज है, तो भाई ये चंद MCQs हैं, ये तुम बना लोगे। तो प्लीज़ इसको कर लेना। NCERT से हमारा काम हो गया है, एग्जाम्पल कोई मत छोड़ना, मिसलेनियस की एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मिसलेनियस की एग्जाम्पल्स जरूर कर लेना चैप्टर वेक्टर की। वैसे तो हर चैप्टर की करनी है, बट वेक्टर की तो माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछी गई, खासकर जो लास्ट 4th एग्जाम्पल है वो बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो NCERT से हमारा पैक हो गया, तो नेक्स्ट मैं आपका 3D स्टार्ट कर रहा हूँ। आई होप आप प्रॉपर नोट्स बना रहे हो बच्चे, मेरे नोट्स बनाते रहना, यही नोट्स तुम्हारे काम आएंगे जब तुम फाइनल एग्जाम के लिए पढ़ रहे होंगे उन 8 to 9 डेज में, ठीक है। तो NCERT के अच्छे से नोट्स बने होंगे तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने में आपको बहुत मजा आएगा। तो आज के लेक्चर में इतना बच्चे, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।